सलाम नमस्ते, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। रिसाइट टुडे न्यूज़ के एक ख़ास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक मुलाकात में आज हम मुलाकात करेंगे मालेगांव की एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम हाफिज़ अनीस अज़हर है। 2007 में जिन्होंने अमली सियासत में कदम रखा, तीसरा महाज के फाउंडर मेंबर रहे हैं। 2012 में समाजवादी की रहनुमाई में इनकी लीडरशिप में महानगर पालिका में उम्मीदवार खड़े किए गए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद 2014 असम्बली इलेक्शन से कांग्रेस पार्टी से जुड़े। जमीयतुल उलमाए हिंद महमूद मदनी के प्रभाग जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपका इस्तेमाल करेंगे हमारे शो एक मुलाकात में और जानना चाहेंगे कि 2007 से 2018 तक का ये 12 सालों का सफ़र कैसा रहा। असली में सियासत से कभी भी मुझे दिलचस्पी नहीं रही, कभी भी मैं सियासत से वाबस्ता नहीं रहा और कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सियासत में आऊँगा या अमली सियासत में मैं कदम रखूँगा। नज़रियाती तौर पर मैं हमेशा से शब्बीर सेठ की तामीरी सियासत को पसंद करता रहा और हमेशा से जब से मैंने होश संभाला कांग्रेस पार्टी के कहना चाहिए कि पॉलिसी से मुझे इत्तेफाक रहा है और कांग्रेस पार्टी को मैं पसंद करता रहा हूँ मरकज़ से लेकर शहर तक। और उसको पसंद करने की वजह ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि मैं शब्बीर सेठ का फ़ैन हूँ। बेसिकली बुनियादी तौर पर उनकी तामीरी सियासत का बहुत बड़ा कहना चाहिए कि मद्दाह हूँ और इसी बुनियाद पर मैं समझता था कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक की कांग्रेस पार्टी वाकई ऐसे ही होगी, इसलिए मैं वहाँ से लेकर यहाँ तक कांग्रेस पार्टी का ही हमेशा से मुआफ़क़त करता रहा हूँ। ज़हनी तौर से अमली सियासत में तो था नहीं और मैंने कभी सोचा था, मगर 2007 में जिस वक्त मुफ्ती साहब आए और शहर में हालात जिस तरीके से थे कि तामीर और तरक्की के नाम पर और शहर के जो पुराने लीडरान थे उनके ज़रिए से जिस तरीके से काम काज हो रहे थे उससे इत्मीनान नहीं था शहर को। शहर चाहता था कोई नया लीडर आए। वो वक्त बहुत कहना चाहिए कि किसी नए लीडर की आमद का मुंतज़िर था शहर। इस ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी किसी नए लीडर की। और ऐसे में जब मुफ्ती साहब ने तीसरा महाज की बुनियाद कहना चाहिए डाली तो मैंने फ़ौरन उसकी तरफ अपना रुझान पाया दिली तौर से और मैं फ़ौरन उनकी तरफ मुतवज्जह हूँ। मैंने ख़ुद से जाकर पेशकश की कि मैं भी आपके साथ रहूँ। मुफ्ती साहब जो काम आप लेकर उठे हैं बहुत बड़ा काम है। बदउनवानी ख़त्म होना चाहिए सियासत में। शहर में बदउनवानी की वजह से शहर बहुत पीछे होता चला जा रहा है। ये मेरी सोच थी और बहुत उम्मीद थी कि मुफ्ती साहब के ज़रिए से बदउनवानी को ख़त्म करने में मदद मिलेगी अमली सियासत में उनके आने की वजह से। ये सोच कर ही मैंने मुफ्ती साहब का दामन थामा था और उनका साथ देने का कहना चाहिए कि मन बनाया था और उनका साथ मैंने दिया भी था बहुत ज़्यादा तन मन धन के साथ। तो इसकी यही वजह रही कि आप जो है स्टार मुकर्रिर 16 बया मुकर्रिर के खिताब से आपको नवाजा गया कि आप जो है दिल से चाहते थे कि बदउनवानी का राज ख़त्म हो। और एक तो जानना ये चाह रहे थे कि 2007 की मुफ्ती लहर और 2014 की मोदी लहर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कितनी सिमिलरिटीज़ है, कितनी मुमासलत है? 2007 की मुफ्ती लहर जो थी मालेगांव के मौजूदा सियासी हालात पर शहर की इज्तिमाई चीख थी। शहर ने इज्तिमाई तौर पर सियासी फील्ड में चीख कर ये कहा था कि नहीं, हमें ज़रूरत है किसी की, हम उब चुके हैं। जो सियासत शहर में चल रही थी पिछले 30-40 सालों से, शहर उससे मुकम्मल तौर से उब चुका था और शहर ने उस लहर को कहना चाहिए कि किस तरीके से वो लहर वजूद में आई। आप खुद शहर उसका गवाह है कि जैसे ही मुफ्ती साहब ने आने का मन बनाया कहीं से भी मुखालफत नहीं हुई और शहर के लोगों ने हाथों हाथ लिया उनको। ये वो लहर थी जो हमारी बेचैनी की गम्माज थी और हमारी सियासी महरूमियों की वजह से वो लहर वजूद में आई थी। क्या वजह रही कि वो लहर धीरे धीरे ख़त्म हो गई? वो लहर इस वजह से ख़त्म हुई कि जो तवक्कुआत लोगों ने वाबस्ता की थी मुफ्ती साहब की शख्सियत से कि अब असल में सच बात यह है कि सियासत में किसी लीडर की तरफ रहना माने नहीं रखता। सियासत में आवाम की तरफ रहना चाहिए लोगों को, हमेशा अवामी मफादात को सामने रखना चाहिए। फिर जो लीडर अवामी मफादात के तकाज़ों को पूरा करता है उसकी तरफ झुकाव रखना चाहिए और जो 15 से 20 हज़ार वोटर्स इस शहर में भी हैं उनका भी रुझान यही है कि वो अवाम की तरफ रहते हैं
कि जब कोई लीडर आवाम का काम करेगा तो उसे ही वोट देंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, सामने कुछ भी नजर आए, कोई भी बात हो, वो लोग बहुत ठोस बुनियाद पे फैसले करते हैं। 10-15 हज़ार वोटर इस शहर के अंदर ऐसे हैं। तो ये लहर इस वजह से ख़त्म होगी कि जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी उनसे कि बदउनवानी ख़त्म की जाएगी, और बदउनवानी ख़त्म करने के सिमत में एक कदम भी नहीं चला गया। और उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि जब पहला मेयर बैठाया गया तो वो मेयर खुद 80 लाख रुपये से बिठाया गया। जाहिर सी बात है वहीं पर कहना ये कंसेप्ट और ये नज़रिया ख़त्म हो गया, दम तोड़ चुका था। वहीं पर आवाम की तवक्कुआत जो है ढह गई थी और वो फिर बात ख़त्म हो चुकी थी, उसी दिन ख़त्म हो चुकी थी। जिस दिन हमने 80 लाख रुपए का मेयर बनाया, जिस दिन हमने अपने ही कारपोरेटर को पैसा दिया, जिस दिन हमने पैसे की रेल पेल से मेयर का गेम करने की कोशिशें की, जिस दिन से हमने कारपोरेटर को बाहर भेजा, उसी दिन उस नज़रिए की मौत हो गई। बदउनवानी को ख़त्म करने की उम्मीद की उसी दिन मौत हो गई। जी बिल्कुल। तो ये सियासी ना तजुर्बाकारी की बुनियाद पर हुआ या प्लानिंग के तहत? सियासी ना तजुर्बाकारी इसलिए इसे नहीं कहेंगे कि जब सामने कोई चीज़ नज़र आती है और उसके अंदर जब इंसान जीत कर आता है, जीत के साथ सब होते हैं, हार के साथ कोई नहीं होता। हम 28 सीटें हम चुन कर लाए थे, उस वक्त हमारे साथ पूरा शहर था, सब थे। कोई वजह नहीं थी हमें किसी को 1 रुपया देने की, कोई वजह नहीं थी कि किसी से पैसा लगवा के मेयर बनाने की, कोई वजह नहीं थी कि कम पढ़े लिखे को मेयर बनाया जाए, कोई वजह नहीं थी कि पढ़े लिखे को मेयर नहीं बना सकते थे हम। उसके बावजूद ऐसा किया गया। क्यों? इसलिए कि पैसा लग रहा था। जो पढ़ा लिखा शख्स था सलीम गाजियानी के बारे में हमारा मशवरा हुआ था, हम साथियों की राय थी कि वो पढ़ा लिखा है और उनको सलाहियत भी है, ग्रेजुएट भी है, तो उनको मेयर बनाया जाए। और बगैर पैसे के बन सकते थे, पॉसिबल था, बिल्कुल नामुमकिन नहीं था। मगर उसके बावजूद किसी न किसी तरीके से मुफ्ती साहब के दिल में बात थी कि पैसे की रेल पेल होगी, पैसे की गंगा जब जारी होगी तो कुछ छींटे अपनी तरफ आएंगे। इसलिए किसी मेंबर ने 1 रुपया भी नहीं मांगा था, उसके बावजूद उन्होंने कहा हमसे कि हमारे अपने मेंबरों को भी पैसा देना पड़ेगा, जिसका पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड गवाह है, जिसका मैं खुद गवाह हूँ। तो ये बात है कि उन्होंने खुद इस बात का आगाज़ किया, पैसे की बातों का। मुफ्ती साहब ने खुद पहली मीटिंग में कहा कि हमें अपना मेयर बिठाने के लिए 2 खोखा लगेगा, ये उनका जुमला है। सत्ता में रहने के बावजूद, मतलब अक्सरियत 28 सीट होने के बावजूद हम आज़ाद लोगों को मिलाकर बना सकते थे, बगैर पैसे के बना सकते थे। उसी दिन बदउनवानी की गर्दन पर पैर रखा जा सकता था, मगर बदकिस्मती से नहीं रखा गया। अब किसका इशारा था इसमें, ये मुफ्ती साहब जाने, उनके मुशीर जाने, जिन लोगों ने उन्हें मशवरा दिया था, या तो खुद उनके जहन में की इख्तिरा थी, अल्लाह जानता है। जी बिल्कुल। आप जमीयतुल उलमा हिंद महमूद मदनी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, और जमीयतुल उलमा जो इस वक्त तो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, इंसानियत की खिदमत कर रही है, कहीं सैलाब आ जाए, कुछ आ जाए। आपने भी उनके साथ जमीयतुल उलमा के लिए भी काफ़ी काम किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो आसिफा गैंग रेप हो, तो हिंदुस्तान के जो हालात हैं ये किस सिमत जा रहे हैं? असल में हिंदुस्तान के जो हालात हैं, अभी अभी आपने मोदी लहर की भी बात की थी, और उसी से जुड़ी हुई बात है जो इस बात का जवाब, आपके सवाल का जवाब हो सकती है कि ये जो लहर थी हमारे यहाँ बदउनवानी के कोख से इस लहर ने जन्म लिया था। नाअहली और बेफैज़ सियासत और शहर की बदउनवान सियासत की कोख से इस लहर ने जन्म लिया था, जो मुफ्ती साहब की मुआफ़क़त में गई थी। इसी तरह से फ़िरका परस्ती की कोख से मोदी लहर ने जन्म लिया है। फ़िरका परस्ती की कोख से, पोलराइजेशन की कोख से मोदी लहर ने जन्म लिया है, जिसका कहना चाहिए कि हम उसे नाम दे सकते हैं कि ये उन शिद्दत पसंदों की जानिब से ये लहर पैदा हुई है, जो लोग इस मुल्क को और इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क की एकता को देख नहीं सकते, इस मुल्क को फलता फूलता नहीं देख सकते, जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो तमाम फासिस्ट तंजीमें हैं जो इस मोदी लहर का सबब बनी है। जो मुल्क के हालात हैं और इन हालात में जो जमीयत जो काम कर रही है, जमीयत एक्चुअल में 1919 से तकरीबन जमीयत काम कर रही है। आप लोगों को मैं बता दूं, जमीयत 1919 से काम कर रही है, और जमीयत का बुनियादी मकसद इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियों को पेश करना है। इस मुल्क की आज़ादी में जमीयत ने सबसे पहले जो तकाजा था, इस मुल्क की आज़ादी में अपनी कुर्बानियों को पेश किया। आजकल जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं फ़िरका परस्त ताकतों की तरफ से, तो
मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका इससे सहमत नहीं है। आज भी वक्त है कि हम जो है इन पर काबू पा सकते हैं अगर हम इनकी मुखालफत करें। तो इसका क्या मतलब तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? मौलाना महमूद मदनी साहब ने अभी हमारे एक इजलास में यही बातें बहुत अच्छे ढंग से कही थी कि आज जो हालात है मुल्क में, हमारे हिंदू भाई अक्सरियत में हैं, उसके बावजूद जो आज तक बीजेपी को मुकम्मल तौर से इस मुल्क के अंदर अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी है या नहीं हो पा रही थी, इसका बुनियादी श्रेय जो है, इसका बुनियादी क्रेडिट जो है हिंदू, हमारे उन सेकुलर हिंदू भाइयों को जाता है, जो जी हाँ, उन सेकुलर हिंदू भाइयों को जाता है जिन्होंने इस मुल्क की सेकुलर बुनियादों को थाम रखा है, उनको इसका क्रेडिट जाता है। इसलिए मौलाना महमूद मदनी साहब कहते हैं कि हमें उन तमाम अपने हिंदू भाइयों को, हमारे बरादरान वतन को हर एतबार साथ में लेकर इस मुल्क के ताने बाने को और इसकी तरक्की को के अंदर इसको बचाने के लिए, इसको सेकुलर इमेज को बचाने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि कई NGO जो है वो हिंदुओं की आगे आई है इस मामले में। बीजेपी के विधायक का जो मामला था गैंगरेप मामले में हो, तो उन्होंने अभी तक जितनी भी NGO सामने आई है वो तमाम हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों की हैं। तो आपने बताया कि अभी मौलाना महमूद मदनी ने भी बताया कि हमें जो उनके साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। जमीयतुल उलमा हिंद और एम्प्लॉयमेंट सेंटर की ज़मीन का जो मामला इस वक्त शहर में चल रहा है, उसके ऊपर आप रोशनी डालें, हमारे नाज़रीन उसको समझ सके आसानी से। सिंपल बात यह है कि जमीयत का काम मुसलसल तौर पर बढ़ता जा रहा है। जमीयत को अपने काम काज करने के लिए, अपनी मीटिंगों के लिए और अपने उलमाए किराम को आने जाने के लिए, ठहराने के लिए जगह की ज़रूरत है। जमीयत उलमा फ़िलहाल सुलेमानी चौक में हमारा छोटा मोटा दफ्तर है, वहाँ से काम काज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। उलमाए किराम आते हैं तो हमें फिर किसी के मकान पर, किसी के बंगले पर ठहराना पड़ता है। हमारी ख्वाहिश ये थी कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर हमारा जमीयत का बुनियादी काम है मकतब जारी करना, पुरानी मकातिब, तो वहाँ पर हम मकतब भी जारी कर सके बुनियादी तौर पर। कभी उलमाए किराम आ गए गाए बगाए तो वहाँ उन्हें ठहरा भी सके और मीटिंगों का भी इनेकाद हमारा मुंतज़मा का जो भी रहे वो हो सके। इस बात को लेकर आज से 3 साल पहले हमने आसिफ शेख रशीद साहब से कहना चाहिए मुलाकात की, बातचीत की, और उस वक्त वो मुख्तलिफ जमातों को, मुख्तलिफ तंजीमों को स्टडी सेंटर बनाकर 6 स्टडी सेंटर बनाने का उनका प्रोग्राम था। हमें मालूम हुआ कि मुख्तलिफ तंजीमों को वो देना चाहते हैं ताकि मिली समाजी तालीमी काम वहाँ से हो, बच्चों के स्टडी के लिए उसमें वक्त मुख्तस किया जाए। जैसा कि आप बकरीद हाजी मस्जिद के सामने स्टडी सेंटर चल रहा है और भी दीगर जगहों पर चल रहे हैं, तो हमने कहा कि यार हमारे सर्वे नंबर 160/2/1 में एक जगह है ओपन स्पेस की। हमने उनसे कहा कि ये जगह है जो हमारे प्रभाग नंबर 4 के अंदर ये जगह आती है, जमीयतुल उलमा प्रभाग नंबर 4 में जगह आती है और हमारे सुलेमानी मस्जिद के दफ्तर से भी बिल्कुल लगी बंदी जगह है। और हम वहाँ से भी कभी हमारे उलमाए किराम और जो हमारा प्रोग्राम रहा तो हमारा दफ्तर और वहाँ फिर हमारा सामने भी अली नदवी लाइब्रेरी और हॉल में भी हमारा जमीयत का कुछ प्रोग्राम चलता रहता है, तो हम एक अच्छे ढंग से वहाँ पूरा मुनज़्ज़म कर सकेंगे। हमारे मुसलसल प्रोग्राम साल में 6-8 प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं, तो हमें अगर वो जगह मिल जाए, वहाँ स्टडी सेंटर बन जाए तो हमारे काम में और आसानी पैदा हो जाएगी। इस बात को लेकर हमने आसिफ साहब से मुलाकात की और उन्होंने वादा किया कि वो वहाँ पर हमें स्टडी सेंटर बना कर देंगे। स्टडी सेंटर का काम जब शुरू होने वाला था तो चूँकि उस वार्ड में कारपोरेटर जनता दल के हैं, इससे उन्हें जब खबर लगी तो उन्होंने अड़थड़ा निर्माण किया, उसमें मुदाखलत की, दखलंदाजी की और ये कोशिश की कि यार वहाँ पर ये स्टडी सेंटर ना बन सके। चूँकि मामला जमीयत का है, जमीयत के लोगों तक भी गई बात, तो उन्होंने यही बात हमारे मशवरे में जमीयत के ज़िम्मेदारों की तरफ से आई कि यार ये जो भी बात आ रही है, अगर वे कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारा वार्ड है और अगर आसिफ शेख रशीद साहब हमारे वार्ड में बना कर देंगे, इनका कहना था जिसका मैं खुद गवाह हूँ, ये स्टडी सेंटर जो 160 की ज़मीन पर जहाँ पर आज एम्प्लॉयमेंट सेंटर बना हुआ है, उनका ये कहना था, उन्होंने खुद कहा, मुझसे कहा, मुस्तकीम डिग्निटी ने कहा खुद कि अगर आसिफ साहब जमीयत को वहाँ पर स्टडी सेंटर बना कर दे देंगे तो हमारी सियासी मौत हो जाएगी, हमारा सियासी नुकसान हो जाएगा, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। यानी सरासर वो बात जमीयत और जमीयत के कौज और जमीयत के मफाद को मद्देनज़र ना रखते हुए रोज़ अव्वल से उनका ये इंटेंशन था कि उनका सियासी कद घट जाएगा, उनका सियासी मुस्तकबिल के ऊपर एक कहना चाहिए कि धब्बा लग जाएगा।
ये बात उनकी सोच थी। ये नहीं सोच थी कि जमीयत के लिए काम हो रहा है तो चलो हम भी कुछ उसके अंदर ताउन कर दे, कुछ काम कर लें। तो उन्होंने खुद मुझे कहा कि अगर वो बना देंगे तो हमारा क्या होगा। खैर बात ये हुई, मैंने जमीयत के जिम्मेदारों को भी कहा कि मुस्तकीम से मेरी बात भी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो जमीयत के लोगों ने बुलंद इकबाल साहब मुस्तकीम डिग्निटी को भी बुलाया दफ्तर में और उनसे भी रिक्वेस्ट की कि यार ये काम हमारा होने जा रहा है, इसमें आप लोग मुदाखलत मत करो। तो वहाँ पर आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। जो भी है उस बात का निचोड़ ये निकला, बात की बात में बात ये आई कि अगर आसिफ साहब बना के दे रहे हैं और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका सियासी मुस्तकबिल ऐसा वैसा हो जाएगा, आप लोग बना के दे दो, वही काम आप लोग कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है, जमीयत का काम होना चाहिए। आसिफ साहब करें या जनता दल के अहबाब करें, सब हमारे लोग हैं। सियासी नज़रियात अलग अलग हैं, हम सबको कहना चाहिए कि हमारे ज़ाती ताल्लुकात नहीं, ताल्लुकात सब लोगों से, कोई दुश्मनी की बात। और हम खुद कोई सियासी लोग नहीं है, जमीयत कोई सियासी पार्टिंपा देने वाली जमात है, कोई सियासी मामले में इंटरफेयर करने वाली जमात नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि तुम बना के दे दो। कहा ठीक है, हम बना के दे देते हैं। बातचीत हम जो भी वहाँ पे करने जा रहे हैं हम करके दे देते हैं जो काम आसिफ साहब। हालांकि हमें ये रोज़ अव्वल से बात लग रही थी कि आसिफ साहब जो बना के देंगे आरसीसी बना के देंगे, आसिफ साहब जो बना के देंगे आला क्वालिटी का मेयारी बना के देंगे। ये लोग जो बना के देंगे जाहिर सी बात है कॉर्पोरेशन के बजट से बनाएंगे। 3 लाख रुपये से ज़्यादा का टेंडर होता नहीं है। 3 लाख रुपये से ज़्यादा का टेंडर होता है तो ई टेंडर हो जाता है। नहीं, उस वक्त शायद 5 लाख की लिमिट थी। हाँ, उस वक्त 5 लाख की लिमिट थी, अब 3 लाख की लिमिट हो गई है कॉर्पोरेशन में। तो हमने कहा कि 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे का बनाएंगे, तो नहीं बन सकेगा वैसा जैसा हम उनसे बनवा के थे। फिर भी हमने कहा कि तनाज़ा खड़ा हो रहा है, अगर ये लोग कह रहे हैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या इन्हें मौका दिया। हमने कहा ठीक है, आप लोगों जैसा मुनासिब समझो। हमने आसिफ साहब से माजरत कर ली कि जाने तो जमीयत के लिए बात इनसे हो गई है, वो लोग बोल रहे कि हम कर देते हैं। जी हाँ, उनके जब पता चला तो उन्होंने जो फंड था वहाँ पर वो फंड दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया। जब इन लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया हम समझे कि यार ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा अपने वो काम करने का जगह मिल जाएगी, फिर देखा जाएगा बाद में। मगर बहरहाल मैं समझता हूँ कि कई लोग इसके गवाह भी होंगे। जनता दल के मेरे कुछ दोस्त हैं, वो भी गवाह उस दिन आए हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप लोगों ने जमीयत से वादा किया था और एक होने वाले काम को रोक दिया था तो उसका पालन करना चाहिए था, आप लोगों को निभाना चाहिए था वादा। कोई आम लोगों से नहीं था। मुल्क की जय्यद उलमाए किराम की एक कहना चाहिए कि मुश्तरका प्लेटफॉर्म है पूरे मुसलमानों का, और वो लोग अमली मैदान में काम करने वाले, उनसे आपने वादा किया था, कम से कम उस वादे की लाज रखना था। और जब आप लोग बना चुके थे तो बुला के जमीयत के लोगों को दे देना चाहिए था, उसमें आपका सियासी कद भी बढ़ जाता। जैसा कि आप कह रहे हैं हमारे आपका सियासी अगर आसिफ शेख रशीद 10 जगह बना के दूसरे लोगों को दे सकते हैं, एक जगह अगर आप लोग बना के दे देते तो इन लोगों ने बना कर दिया नहीं। जी नहीं, बना के नहीं दिया। और उसके बाद वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेंटर का बोर्ड लगाकर प्रोग्राम करके एम्प्लॉयमेंट सेंटर वहाँ पर जारी कर दिया। जैसा कि जमीयत से उन्होंने वादा किया था, आज तक एम्प्लॉयमेंट सेंटर को जारी हुए साल भर से ज़्यादा का वक्फा हो गया, आज तक ये लोग आके जमीयत के पास दोबारा बात नहीं की इन्होंने कि हमने आपसे वादा किया था। ये जगह जो किसी को दी जा चुकी है, तमाम चीज़ें चेक करने के बाद महासभा ने मंजूरी दी है और अभी हम उसका प्रोसेस करेंगे आसिफ साहब के साथ मिलकर। चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी से भी वाबस्ता हूँ, जमीयत का खादिम भी हूँ, इसलिए अभी जमीयत को मैं समझता हूँ कि अभी जमीयत को साइड में रहने दिया जाए। अभी जमीयत की बात जाने दी जाए, जमीयत के लोगों को नहीं तकलीफ देना है हमें। वो पहले ही उनके साथ धोखेबाजी हो चुकी है। जमीयत के लोग कभी इस मामले में पड़ना नहीं चाहते, इस तरीके के मुतनाज़ा मामले में। मगर इसे मुतनाज़ा किसने किया? इसे मुतनाज़ा पहले दिन से जनता दल के लोगों ने किया। आज जनता दल कह रही है कि जमीयत उलमा के नाम पर कांग्रेस सियासत कर रही है। मैं कहता हूँ जमीयत उलमा के नाम पर पहले दिन से जनता दल सियासत करती आई है। जब आसिफ शेख रशीद बना कर दे रहे थे, जब जमीयत और उनका मामला चल रहा था, आपने वहाँ कुछ नहीं किया। क्या जरूरत थी आपको बीच में आने की? आप सिर्फ कांग्रेस के नाम पर सियासत करने का, कांग्रेस की मुखालफत में जमीयत के नाम पर सियासत करने के लिए उस दिन भी आगे आए थे और आज भी आप जमीयत उलमा के नाम पर सियासत कर। एक सवाल था, उनका ऐसा कहना था कि जमीयत ने कोई भी लेटर एमएलए को नहीं दिया इस मामले में। जमीयत का लेटर मैंने व्हाट्सएप भी किया, अभी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। जमीयत का लेटर उस दिन था जिस दिन आप लोगों ने उसे टेक्निकल बुनियाद पर उसकी मुखालफत की थी। अच्छा, उस दिन तो अगर ये बात आती है कि जमीयत को इंटरेस्ट नहीं है तो ये बात यहाँ पर रद्द हो जाती है कि जमीयत का इंटरेस्ट नहीं है। जमीयत का लेटर उस दिन था ना जिस दिन आपने मुखालफत की थी, इसलिए आपकी बात में कोई वजन नहीं है। आपकी बात खत्म हो जाती है कि जमीयत का इंटरेस्ट नहीं है। जमीयत का इंटरेस्ट था जब तो लेटर था उस दिन, और उसी लेटर की बुनियाद पर आज आसिफ शेख रशीद साहब ने अपना लेटर दिया है। इसलिए लेटर नहीं है जमीयत का, ये बोलना मैं समझता हूँ कि सच नहीं है, पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है।
आधा सच ये है कि जमीयत ने पहले लेटर दिया था जिस वक्त आपने महासभा में मुखालफत। हाफिज़ अनीस सदर जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि महासभा में जमीयतुल उलमा हिंद के हक़ में फ़ैसला होने के बाद, तजवीज़ मंजूर होने के बाद बुलंद इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसी जगह पर, और उनका ऐसा कहना है कि जब ऑलरेडी एक इमारत वहाँ पर तामीर है तो दूसरी इमारत वहाँ पर तामीर नहीं हो सकती। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वे नंबर 160/2/1 जो है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेंटर की इमारत बनी हुई है, वहाँ पर बुलंद इकबाल साहब ने जिस दिन स्टैंडिंग कमेटी का और अपने महासभा का ठहराव मंजूर हुआ, सेम डे उन्होंने रात में प्रेस वालों को बुलाया और जो भी सब बताया वहाँ पर, मैंने अखबारात में भी पढ़ा है जी, कि उन्होंने बताया कि यार यहाँ पर सब ऐसे। नंबर 1। नंबर 2 ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ 110 पे हमने तामीर कर लिया, अब क्या होगा और कैसे आसिफ साहब करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर हमने एक और कागज़ निकाला है जी, कि वहाँ पर अगर तामीर हुई है तो कैसे हुई और क्यों हुई है। तो हमें उस कागज़ के ज़रिए से ये मालूम हुआ कि वहाँ पर जनता दल के इन लोगों ने, बुलंद इकबाल साहब मुस्तकीम डिग्निटी ने, वो जो ओपन स्पेस है, उस ओपन स्पेस को संभालने के लिए वॉचमैन का रूम बनाने के लिए, वॉचमैन का कहना चाहिए कि जगह बैठने की जगह बनाने के लिए टेंडर पास करवाया है। वह बाकायदा उस पर लिखा है वॉचमैन रूम, 3,28,000 समथिंग का वो टेंडर है। मैं नाजरीन से भी कहना चाहता हूं कि आप अगर किसी कंपनी में जाते हैं और कहीं पर देखते हैं किसी कंपाउंड वॉल में जाकर दाखिल होते हैं तो वहाँ वॉचमैन बैठा होता है जो गेट खोलता है और बंद करता है। और वॉचमैन का रूम कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, क्या होता है, ये नाजरीन ने भी बारहा हर जगह देखा होगा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि वॉचमैन के रूम की मंजूरी ली गई, 3,28,000 समथिंग का वो टेंडर है। वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयमेंट सेंटर की इमारत बनाने के लिए, कोई भी 110 पर तामीर करने के लिए कोई इजाज़तनामा नहीं लिया गया है, जो खुद इनके कागजात से साबित होता है कि वहाँ वॉचमैन का रूम बनाने के लिए इन्होंने मंजूरी ली है। मतलब दोनों गेट पर छोटे छोटे झोपड़ा बनाना जहाँ पर वॉचमैन सर्दी गर्मी बारिश में बैठ सके और गार्डन में आने जाने वालों की निगरानी कर सके। अब सवाल ये होता है, पैदा होता है, ऐसा तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये वॉचमैन रूम है, वो तो एम्प्लॉयमेंट सेंटर के नाम से इसको बता। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड से, कारपोरेशन के रिकॉर्ड से कहीं नहीं बता सकते कि वहाँ उन्हें एम्प्लॉयमेंट सेंटर या 110 पर तामीर करने के लिए कोई मंजूरी कारपोरेशन या नगर रचना डिपार्टमेंट से हासिल हुई हो। ये कुछ नहीं साबित कर सकते, इन्होंने झूठ कहा है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट सेंटर ये गाँव को बता रहे, शहर को बता रहे, साथी हजरात को बता रहे, वो एम्प्लॉयमेंट सेंटर कारपोरेशन के कानून और कारपोरेशन के मालूमात के रूप से सरासर गैर कानूनी तामीर है। कारपोरेशन के अंधेरे में रख के वो तामीर की गई है। कारपोरेशन को वॉचमैन का रूम बताया गया है और वहाँ पर ये इमारत तामीर की गई है। मैं समझता हूँ ये भी गैर कानूनी हरकत है। इसका मतलब ये है कि जमीयतुल उलमा हिंद के लिए दफ्तर के तामीरी काम के लिए कोई कानूनी रुकावट वहाँ पर नहीं आएगी। जी हाँ, कोई कानूनी रुकावट नहीं आएगी, इसलिए कि रिकॉर्ड पर वहाँ कंपाउंड वॉल है। कारपोरेशन के रिकॉर्ड पे वहाँ पर कंपाउंड वॉल है और कारपोरेशन के रिकॉर्ड पे वहाँ पर वॉचमैन का रूम बना हुआ है। वॉचमैन का रूम का इमारत से 110 के मामले से कोई ताल्लुक नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि बुलंद इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि आसिफ शेख रशीद जो इमारत बनी हुई है उसकी आड़ में बदउनवानी करना चाहते हैं। जनता दल के लोगों का ये इल्ज़ाम है कि जो इमारत बनी हुई है आसिफ शेख रशीद उसकी आड़ में बदउनवानी करना चाहते हैं। तो मैं नाजरीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि उस इमारत की आड़ में तो जनता दल ऑलरेडी बदउनवानी कर चुकी है। जो कुछ उन्होंने कारपोरेशन से वादा करके वहाँ से पैसा हासिल किया उसका गलत इस्तेमाल किया उन्होंने। 110 पर बनाने के लिए कोई मंजूरी उन्हें वहां से नहीं दी गई। उन्हें वॉचमैन का रूम बनाने की इजाजत दी गई बहैसियत कारपोरेटर, और उन्होंने वहां पर एक पक्की इमारत बनाकर एम्प्लॉयमेंट सेंटर जारी कर दिया। उस इमारत के ताल्लुक से तो ऑलरेडी जनता दल बदउनवानी कर चुकी है। और अगर आसिफ शेख रशीद को कारपोरेशन इजाजत देती है तो कारपोरेशन के इल्म में है कि वो कवाल कंपाउंड में कुछ बना हुआ नहीं है सिवाय वॉचमैन रूम के। इसलिए आसिफ शेख साहब को अगर मंजूरी मिली तो वो जो इमारत है वो तोड़कर अपनी इमारत स्टडी सेंटर 110 पर बनाने के लिए वो आज़ाद होंगे कानूनी तौर पर। कारपोरेशन के कानून की रूह से, कारपोरेशन की मालूमात की। एक और वजाहत आपसे हम चाहेंगे कि एक आम फहम है कि जमीयतुल उलमा हिंद का दफ्तर एक बहुत अच्छी चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट सेंटर बनना भी ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक आम फहम ये बनता जा रहा है। आपने अभी बताया कि कांग्रेस तर्जुमान के तौर पर आप बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस या जमीयतुल उलमा एम्प्लॉयमेंट सेंटर के खिलाफ है?
कांग्रेस हरगिज़ एम्प्लॉयमेंट सेंटर के खिलाफ नहीं है और कांग्रेस कभी भी ये नहीं चाहेगी कि नौजवानों के रोज़ी रोज़गार का अगर कहीं से काम हो रहा है जी तो उसे मुतासिर किया जाए और उसमें मुदाखलत की जाए। कांग्रेस कभी भी इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखती, ख़ास तौर से हमारे मालेगांव के हमारे लीडरान इस तरह की सियासत पर यकीन नहीं रखते। जी मगर ये शहर जानता है कि एम्प्लॉयमेंट सेंटर जब से जारी हुआ है उस तरह का वहाँ पर कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि शहर को इस बात का इल्म है कि वहाँ पर वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात, जाहिर सी बात, अगर एम्प्लॉयमेंट सेंटर वहाँ पे जारी है और काम हो रहा है और वो जनता दल का जमीयत उलमा को वो जगह दी जा रही है और जनता दल वो काम करती आई है। हमारे बहुत सारे साथी मुंतज़मा के हमारे अराकीन हैं जमीयत उलमा के अंदर जो जनता दल से वाबस्ता है। जाहिर सी बात है वो काम रोका नहीं जा सकता। वो काम जमीयत के हाथ में दफ्तर आने के बाद भी वो काम वहाँ से किया जा सकता है। मतलब ये जनता दल के हमारे साथी खुद कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये तेरा घर, ये मेरा घर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है। जमीयत तो कौम की फलाह के काम पर यकीन रखती है, इसलिए अगर जनता दल के हमारे साथी ये कहेंगे कि यार ये चीज़ विन ऐसी चलनी चाहिए तो जमीयत कभी भी उसको बंद नहीं करेगी। उल्टा अगर जमीयत के हाथ में वो काम आ गया, हमारे जो जनता दल के हमारे साथी हमारी जमीयत में काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके अंदर ज़बरदस्त सलाहियत करते हैं वो काम, और अगर जमीयत के अंडर में काम हो गया तो और अच्छे ढंग से बहुत लोगों भी वो काम चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमने एक छोटा सा ब्रेक के